हाँ, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में देखिए। मान लिया कि एटम है, तो इस एटम में एम एक एटम है, तो इसमें जो है से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया ये में माइनस, और इसके बाद जो है से E1 एनर्जी निकला, तो इसको कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रीति या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब क्या है कि इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जो है से प्रवेश करा रहे हैं, तो मान लिया कि E2 एनर्जी निकला, तो इसको से कहेंगे सेकंड ये का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन प्रीति। तो देखिए E1 E2 E3 इस तरह से E4 भी आएगा, तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान प्रथम से अधिक होगा, तृतीय का द्वितीय से अधिक होगा, इस तरह से ऑर्डर चला जाएगा इसका होगा। अब आइए क्रियाशीलता के बारे में, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी में देखिए क्या होता है। सबसे पहले जानिए धातु का वर्ग। तो धातु का वर्ग में आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब धातु का वर्ग है। अधातु के वर्ग में आइए, अधातु के वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, तो जैसे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 के उप धातु में रखिए, 5 से आइए, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये सब जो है से धातु का वर्ग है। तो इसका क्या नियम है कि धातु के वर्ग में, धातु के वर्ग में, धातु के वर्ग में, तो देखिए धातु के वर्ग में है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ता है, क्रियाशीलता बढ़ता है। अधातु के वर्ग में घटता है, अधातु के वर्ग में, अधातु के वर्ग में घटता है, घटता है। तो देखिए यहाँ पर हम उदाहरण दे रहे हैं। मान लिया कि 7A का उदाहरण दे रहे हैं, तो देखिए यह धातु का वर्ग है, यह धातु का वर्ग है। तो धातु का वर्ग है तो ऊपर है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए धातु के वर्ग में क्या है कि घटता है, तो इसका मतलब है कि सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, तो यह है फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील है। चलिए धातु का वर्ग आते हैं। मान लिया कि फर्स्ट डे आते हैं। फर्स्ट डे देखिए धातु का वर्ग है, तो यहाँ पर क्या है, लिथियम है, लिथियम के नीचे आपका सोडियम है, फिर पोटेशियम है, इस तरह से लास्ट में आपका फ्रेंशियम है। तो धातु के वर्ग में हम क्या बताए हैं कि धातु के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ता है, अधातु के वर्ग में घटता है। तो धातु के वर्ग में जो है यह तो धातु का वर्ग है, तो इसलिए इसका क्रियाशीलता जो है सबसे ज्यादा होगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें यानी फर्स्ट वर्ग है, तो फर्स्ट वर्ग में क्रियाशीलता किसका ज्यादा है, तो फ्रेंशियम का सबसे ज्यादा होता है। और इसमें जो है से 7 है, तो 7 अधातु का वर्ग है, तो इसमें क्रियाशीलता जो है से किसका ज्यादा होता है, तो क्रियाशीलता इसमें होगा फ्लोरीन का ज्यादा क्रियाशीलता हो जाएगा, और इसमें इसका हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F है, ये Cl है, ये Br है, I है, तो क्रियाशीलता में ही सबसे ज्यादा है, इससे कमी, सबसे कमी, इसमें जो है सही वाला सबसे ज्यादा है, यानी मैक्सिमम इसका क्रियाशीलता है, ऐसा है। अम्लीय गैस के बारे में बता रहे हैं, एसिडिक गैस। तो देखिए CO2 जो है से अम्लीय गैस है, NO2 अम्लीय गैस है, SO2 अम्लीय गैस है। क्यों? क्योंकि CO2 है तो यह जो है CH2 से क्रिया इसको करा रहे हैं। NO2 है, ये H2SO देखिए क्रिया कर रहा है। SO2 है, SO2 है, तो यह जो है से H2O से क्रिया कर रहा है, तो देखिए ये सब अम्ल बनाता है। ये बन जाता है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, और यह बन जाएगा आपको HNO2, और फिर HNO2 जो है से बदल जाता है HNO3 में नाइट्रिक, इसको कहा जाता है नाइट्रस, और इसको कहा जाता है नाइट्रिक एसिड। यह जो है से शुरू में बनता है सल्फ्यूरस,
यह सल्फ्यूरस जो है से बाद में बदल जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए एक चीज और बता रहे हैं क्या कि एसिड रेन का मतलब हो गया अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जो है से अम्ल के रूप में बरसात के दिन में पृथ्वी पर जो है से अम्ल के रूप में क्या क्या गिरता है। तो देखिए अम्ल वर्षा में क्या क्या है, तो यही है H2CO3 है, कार्बोनिक अम्ल है, फिर HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रस ही है, और फिर इसके बाद जो है से H2SO4 है। तो इसी को जो है अब आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर कौन अम्ल गिरते हैं। तो पृथ्वी पर जो है से यही देखिए ये अम्ल गिरते हैं, यह अम्ल गिरेगा, यह अम्ल गिरेगा, तो यह अम्ल वर्षा में आ गया। अब आइए आप एक्वारेजिया के बारे में। एक्वारेजिया का मतलब हो गया अम्लराज। अम्लराज हो गया। अम्लराज का मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि अम्लों का राजा। अम्लों का राजा तो H2SO4 को कहा जाता है। अम्लराज में क्या आता है, तो 3 भाग HCl रहेगा और इसके बाद 1 भाग जो है CHNO3 रहेगा, तो इसी को कहा जाता है अम्लराज। ऐसा पूछ दिया जाता है कि HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है अम्लराज में। तो देखिए HCl जो है से 3 भाग है और यह जो है से 1 भाग है, तो 3:1 होता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है, तो उलट के बोल दीजिएगा। 1:1 जो है से 3 बोलिएगा, इसमें जो है से 3:1 बोलिएगा। अब आइए उभयधर्मी को जो है से कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक। एम्फो है और टेरिक है TERIC। तो देखिए एम्फोटेरिक के बारे में देखिए, एम्फोटेरिक में कौन कौन आता है, तो Zn एम्फोटेरिक में है, उभयधर्मी है, Al है, फिर इसके बाद जो है से क्या है Sn है, फिर इसके बाद Zn है। तो यह जो है से एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी उसको कहा जाता है जो अम्ल तथा क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, उसको उभयधर्मी में कहा जाता है। तो यह अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उभयधर्मी मान लिया कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड है तो वो लगा दीजिएगा, जैसे Zn हो तो उभयधर्मी ऑक्साइड आ जाएगा। तो Zn है, Sn है, देखिए Zn 2 बार लिखा गया है, 1 बार लिखिए। ये Zn है, Al है, Sn है, तो यह सब जो है से उभयधर्मी आपका है। प्रशीतक है, प्रशीतक का मतलब रेफ्रिजरेंट, यानी ठंडक उत्पन्न करने वाला, ठंडक उत्पन्न करता है। जैसे रेफ्रिजरेटर है तो उसमें ठंडक उत्पन्न करेगा। तो देखिए CF2Cl2 है, इसके बाद क्या है ठोस CO2, शुष्क बर्फ इसको कहा जाता है ड्राई आइस। -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि बर्फ में बदल जाता है। फिर द्रव अमोनिया है, तो इस सब का उपयोग जो है से ठंडक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अमोनिया वाला जैसे फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, तो इसमें अमोनिया का यूज होता है। अब इसके बाद देखिए, अब हमारे हैं शुष्कीकरण यानी डेसिकेशन। तो देखिए इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अमोनिया का शुष्कीकरण हम किससे करते हैं। शुष्कीकरण का मतलब होता है कि वाटर को ड्रॉ करना है, वाटर खींचना है, तो अमोनिया का शुष्कीकरण किया जाता है CaO। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। SO2 है, तो SO2 का शुष्कीकरण कैसे करेंगे, H2S का शुष्कीकरण कैसे करेंगे, तो इसको क्या किया जाएगा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यह क्या है P2O5 H2SO4, शुष्कीकरण जो है से इससे किया जाता है। अब आइए, अब हम बता रहे हैं कि विद्युत विच्छेदन में क्या प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है या आयन प्रवाहित होता है। विद्युत विच्छेदन, तो विद्युत विच्छेदन में क्या है कि
आयन आयन प्रवाहित होता है, आयन प्रवाहित होता है, आयन प्रवाहित होता है। इसमें यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आयन प्रवाहित होता है या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तब क्या बताएंगे कि विद्युत विच्छेदन में जो है से आयन प्रवाहित होता है। अब आइए, अब उदासीन गैस मान लिया कि कहेगा, तो उदासीन गैस में क्या क्या आ जाएगा। जैसे CO2 को अम्लीय गैस हम कहे थे, मान लिया कि कोई कहेगा N2 और नाइट्रस ऑक्साइड, तो यह उदासीन गैस है। CO तो उदासीन गैस है, N2 तो उदासीन गैस है, तो ये सब जो है सब उदासीन गैस आपका है। अग्निशामक के बारे में बता रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, यह अग्नि का क्या करता है, आग का शमन करता है। आग का शमन, आग का शमन करना का मतलब कि आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। आग का शमन करेगा, यह अग्निशामक कहलाएगा। तो अग्निशामक में क्या रहेगा, तो देखिए इसमें क्या रहता है कि NaHCO3, यह आपका आ गया बेकिंग, बेकिंग सोडा आ गया। अब फिर क्या है कि H2SO4 से अगर ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जरा सा देख लेते हैं। तो H2SO4 से अगर ये क्रिया करेगा तो यहाँ 2 कर दीजिए बैलेंस के लिए। तो Na2SO4 और प्लस आइए CO2 और प्लस आइए H2O। इस तरह से जो है से देखिए यहाँ पर जो है से क्या निकल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। यही आगे के जो है से बुझाएगा, क्योंकि यह नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन है, दहन का अपोषक पदार्थ है। अब आइए, अगर बिजली से आग लग गई तो उसको किससे हम बुझाएंगे, बिजली से लगी आग, बिजली से लगी आग। तो बिजली से लगी आग को बुझाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से बुझाएंगे। और मान लिया कि तेल में आग लग गई, तेल में लगी आग, तेल में लगी आग, तो तेल में अगर आग लग गई तो इसको किस अग्निशामक से हम बुझाएंगे, तो झाग अग्निशामक से, झाग अग्निशामक से इसको बुझाएंगे। यह क्या है कि झाग तेल के ऊपर जो है से इकट्ठा हो जाता है फेन, और यह जो है से क्या है कि ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देता है, इसलिए आग बुझ जाती है। अब इसके बाद जो है से अब आइए, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। अब आइए देखिए CaOH का D2, यह है आपका भाखरा चूना, या इसी को कहा जाता है बुझा हुआ चूना, भाखरा चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसको देखिए क्लोरीन से क्रिया करा दिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करा रहे हैं, पूछा गया क्वेश्चन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो देखिए क्या बन जाएगा, CaOCl, Cl। तो देखिए यहाँ पर बन गया क्या, ब्लीचिंग पाउडर बन गया, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बन गया, विरंजक चूर्ण बन गया। और इसके बाद क्या है कि इधर जो है ब्लीचिंग पाउडर बन गया, प्लस क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। H देखिए यहाँ पर 2 ठो है, वो 1 ठो है, तो H2O बन जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि जब भाखरा चूना या बुझा हुआ चूना की क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब यह जो है से पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपको क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पूछा हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। देखिए यह जिप्सम आपका है CaSO4 × 2H2O। तो देखिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब भी क्रिया करता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 होल 2 × H2O। देखिए यही वाला आ गया, और प्लस 3H2O, यह क्रिया दोनों तरफ से होता है। यह जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस ताप पर यह क्रिया होता है।
तो याद रखिएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर यह क्रिया कराई जाती है। अब आइए, अब आपको जो है से प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ गए। अब आइए ब्लीचिंग के बारे में थोड़ा बताते हैं। ब्लीचिंग का मतलब होता है विरंजन। प्रोपेलेंट है, प्रोपेलेंट का मतलब नोदक या प्रणोदक इसको कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं सबसे पहले ही समझिए। तो रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन, रॉकेट को चलाने के लिए जिस ईंधन का उपयोग होता है उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है नोदक। तो एक होता है ठोस नोदक, और एक होता है द्रव नोदक। तो जैसे ठोस नोदक मान लिया है, तो ठोस नोदक के रूप में किसका यूज होता है, द्रव नोदक के रूप में किसका यूज होता है। तो द्रव नोदक में आइए NH3 अमोनिया द्रव के रूप में है, इसका उपयोग होता है। इसके बाद द्रव H2 है, द्रव हाइड्रोजन है। फिर इसके बाद NH2 का मतलब होता है हाइड्राजीन, ZINE, हाइड्राजीन ही है। तो यह सब जो है से आपका द्रव नोदक है। ठोस नोदक है, तो ठोस नोदक का मतलब है कि जो ठोस के रूप में रहेगा वह ठोस नोदक आ जाएगा। यहाँ ये भी है, द्रव नोदक में भी आपका आ जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। यह जो है ठोस नोदक में आइए पॉलीब्यूटाडाइन। तो यह जो है से क्या है, यह आपका ठोस नोदक है। ठोस नोदक के रूप में इसका उपयोग होता है। देखिए ऑक्सीकारक अवकारक के बारे में देखिए। मान लिया कि यह रिएक्शन दे दिया, इसके बाद जो है से अब पूछेगा कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है और अवकारक कौन है। तो ऐसा पूछेगा। तो देखिए ऐसे तो कई एक तरीका है। तो देखिए सबसे आसान तरीका जो है से खुद से बता रहे हैं। देखिए SO2 क्रिया किया, मैग्नीशियम से क्रिया किया, तो क्या बन गया, तो MgO 2MgO और प्लस क्या बन गया S। तो इसमें जो है से कौन ऑक्सीकारक है कौन अवकारक है। तो देखिए ये धातु है, इसे पकड़िएगा कि यह जो है से क्या है, धातु है। तो हम आपको बता चुके हैं कि धातु या अवकारक होती है। तो इसका मतलब कि यह अवकारक है। तो जब ये अवकारक है तो दूसरा का कि इसका उल्टा बोल दीजिएगा। तो यह जब अवकारक आ गया तो यह जो है से क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीकारक आ जाएगा, उल्टा बोलिएगा। उसी तरह से और कुछ ले लीजिए उदाहरण। मान लिया कि हम ऐसा कर दिए कि C+O2 = CO2। तो इसमें कौन ऑक्सीकारक है कौन अवकारक है। तो चलिए सबसे पहले इसको मान लिया पकड़ते हैं। तो यह क्या है, यह धातु है। तो जब यह धातु है तो क्लियर है कि ऑक्सीकारक होगा। तो जब ऑक्सीकारक होगा तो इसको जो है से उसका उल्टा बोलिए, इसको कहिए कि अवकारक है। तो इस तरह से जो है से सारा चीज पहचान आ जाएगा। और कुछ जो है से उदाहरण मान लिया कि हम दूसरे उदाहरण ले रहे हैं। दूसरा उदाहरण में लीजिए H2S प्लस Cl2, मान लिया ऐसा ले रहे हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2HCl प्लस S। तो चलिए यहाँ पर आइए, यह जो है से गैस है। तो गैस धातु होता है कि अधातु होता है, तो गैस का अधातु होता है। तो जब अधातु है तो इसका मतलब यह क्या है, ऑक्सीकारक है। तो जब ऑक्सीकारक ही है तो इसको उल्टा बोलिए, यह क्या है, अवकारक है। तो इस तरह से जो है तो सारा चीज पहचाना जाएगा। अब मान लिया कि आइए NaHCO3 प्लस H2SO4। तब आइए रिएक्शन देखिए कैसे हो जाएगा, Na2SO4 प्लस CO2 आ जाएगा और इसके बाद जो है से H2 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए कौन ऑक्सीकारक है कौन अवकारक है। तो H2SO4 के बारे में हम क्या बताए थे कि H2SO4 जो है से प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इसको लिख दीजिए ऑक्सीकारक।
तो जब बी ऑक्सीकारक है तो इसको जो है से बोल दीजिए क्या कि अवकारक है। तो इस तरह से ऑक्सीकारक अवकारक जो है से पहचान लीजिएगा। देखिए पीएच स्केल के बारे में देखिए, यह क्या है, किसी घोल की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को यह मापता है। किसी घोल की अम्लीयता यानी एसिडिटी, क्षारीयता बेसिसिटी एंड उदासीनता यानी न्यूट्रलिटी को यह मेजर करता है। इसका खोज कौन किया था? तो इसका खोज सोरेनसन ने इसका खोज किया था। तो देखिए ये जो है से पीएच स्केल किसको कहा जाता है? तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ बेस 10। या ऐसा कह सकते हैं कि लॉग 1 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और बेस क्या है 10 है। अब आइए पीओएच कोई आपसे पूछ सकता है। तो पीओएच का मतलब जस्ट ऐसे लिख बोलिएगा कि लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, इसका आगे माइनस लगा दीजिएगा निगेटिव, और आधार 10। या ऐसा कर सकते हैं कि लॉग 1 हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन और बेस 10 है। तो पीएच क्या है? तो पीएच क्या है? तो ऐसा कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक पीएच कहलाता है। या फिर यहां से देखिए दूसरा परिभाषा बोल रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का मतलब 1 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक यानी लॉग पीएच कहलाता है। अब देखिए पीओएच का परिभाषा दे रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक देखिए माइनस लगा हुआ है, पीओएच कहलाता है। या ऐसा कर सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम यानी उसके उल्टा का लघुगणक क्या कहलाता है? पीओएच कहलाता है। अब एक चीज जो है से ध्यान रखिएगा कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 ये होता है। पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या आएगा? 14 आएगा। अब देखिए अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से अगर अधिक है, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से अधिक है, तो इसका मतलब है कि पीएच का मान जो है से 7 से कम है। तो ऐसा घोल जो है से क्या होगा? अम्लीय होगा। इस तरह का घोल जो है से अम्लीय होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से ज़्यादा होता है और उसका पीएच जो है से 7 से कम होता है। अगर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अगर ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अगर ज़्यादा है, तो उसके पीएच का मान जो है से 7 से अधिक होता है। इस तरह का घोल जो है से क्षारीय घोल है। और अगर मान लिया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अगर दोनों सेम है यानी 10⁻⁻7 है, तो इसमें जो है से पीएच अगर निकालेंगे तो पीएच का मान 7 आएगा। और इस तरह का घोल जो है से कौन घोल होता है? उदासीन होता है। इस तरह का घोल उदासीन होता है। जैसे शुद्ध जल जो है से उदासीन होता है, वह जो है से विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। इस तरह का है। यहाँ पर जो है से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो एक तरह से ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब 10⁻⁻ पीएच और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का मतलब 10 पर पावर क्या आएगा? -POH। अब 10 पर पावर जो है 10 पर पावर नहीं, देखिए जल का आयनिक गुणनफल आइए, जल जो है से जल शुद्ध जल जो है से विद्युत का शुद्ध जल क्या होता है कि कुचालक होता है, और वह शुद्ध जल क्या रहेगा? अशुद्ध जल सुचालक होता है। अशुद्ध जल सुचालक इसलिए होता है कि यह आयन के रूप में टूट जाता है। देखिए अशुद्ध जल है
तो H2O है, तो H2O है तो देखिए यह आयन के रूप में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में टूट गया। तो जल का आयनिक गुणनफल समझिए, तो जल में उपस्थित आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का गुणनफल देखिए यहाँ दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जो जल में उपस्थित होता है अशुद्ध जल में, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का गुणनफल 10⁻⁻14 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऐसा होता है। इसे ही जल का आयनिक गुणनफल कहा जाता है, इसको जल का आयनिक गुणनफल हम कहते हैं। अब मान लिया कि एक क्वेश्चन है कि कोई ऐसे कह देगा कि 0.0001 इतना HCl का आप क्या क्या बताइए, तो pH बताइए, POH बताइए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बताइए, ये सब आप बताइए कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है से क्या है कि HCl है, तो HCl जब आयन के रूप में टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आ गया, ई क्लोरीन पर माइनस ई आयन आ गया क्लोराइड आयन। तो यह जो है से आप समझिएगा कि यह जो दिए हुए है ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिए हुए है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर क्या दिए हुए है, यह है आ गया यह। इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो यह आ जाएगा क्या 10⁻⁻⁴। तो देखिए ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गया। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गया, अगर पीएच कोई कह रहा है तो पीएच कह रहा है तो यहाँ जो रहता है वो पीएच रहता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताए हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻ pH, यानी कहने का मतलब कि 10 पर जो पावर है माइनस छोड़ करके वह जो है सो वास्तव में pH है। तो pH इसका क्या हो गया, तो pH 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या जानते हैं कि pH प्लस POH बराबर 14 होता है। तो इसका मतलब कि POH बराबर अगर निकालेंगे तो 14 -4 बराबर 10 हो जाएगा। तो POH 10 हो गया, pH 4 हो गया, IU हो गया। अब इसके बाद जो है से हाइड्रोक्सिल आयन मान लिया कि निकालना है, तो हाइड्रोक्सिल आयन अगर निकालना है तो देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब क्या होता है 10 पर पावर माइनस POH, 10 पर पावर माइनस POH। तो देखिए POH हम निकाल चुके हैं, POH का मान 10 आया है, तो इसका मतलब आ जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता POH बराबर क्या आ जाएगा, POH नहीं देखिए EOH। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10 पर पावर माइनस POH, तो POH आप निकाल चुके हैं, POH बराबर 10 आया है, तो 10 पर पावर माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। सारा आंसर को हम ले लिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि 10 पर पावर माइनस 5 m NaOH का pH बताइए, POH बताइए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बताइए। तो इसको ऐसे दिमाग में लीजिएगा कि NaOH है तो यह आयन के रूप में टूट रहा है, तो देखिए Na प्लस है और प्लस OH माइनस है, तो देखिए यहाँ OH माइनस है, तो OH माइनस है तो OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता तो ये वाला बोल दीजिएगा 10 पर पावर माइनस 5। तो देखिए एक आंसर हम ले लिए। अब इसके बाद जो है से मान लिया POH हमको निकालना है, तो POH अगर हम निकालेंगे तो POH बराबर हम जो है से क्या बताए हैं, तो POH बराबर बताए हैं कि माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता और वैसे है आधार 10 है, तो माइनस लॉग यहाँ देखिए 10 पर पावर माइनस 5 है और आधार क्या है 10 है, तो लॉग में अब पावर जो है साइड में आ जाता है, तो माइनस ई माइनस है और -5 देखिए साइड में आ गया, आई हो गया log 10 ई वाला 10 और आधार 10, तो log 10 आधार 10 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 × 1 यानी क्या आ गया 5 आ गया। तो 5 आ गया तो यह आपका आ गया क्या POH का मान आ गया।
यह जो है से हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता है। और मान लिया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है से पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर पूछा जाएगा तो देखिए एक फॉर्मूला हम ऐसे दिए हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बराबर 10 को पावर -14। तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता देखिए आपको यहाँ पर पता है कि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता तो 10 को पावर माइनस ही दे दीजिए इंटू हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता लिख दीजिए 10 को पावर -5। तो ये है 10 को पावर -14। तो इससे इसको काट दीजिए, 10 को पावर माइनस क्या आ जाएगा, ये 5 है तो 8 5 13 9 5 14। तो यह आ जाएगा -9। तो इसलिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या आ गया, 10 को पावर -9। तो चलिए ये भी आंसर आ गया। और मान लिया कि अब हमको निकालना है पीएच। तो हम क्या जानते हैं कि पीएच जोड़ पीओएच बराबर 14 होता है। तो इसका मतलब है कि पीएच जब हम निकालेंगे तो पीएच बराबर 14 घटाव पीओएच, और पीओएच का मान हम निकाले हुए हैं 5 है। तो 14 घटाव 5 आइए, तो 14 घटाव 5 आएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए ये भी निकल गया। तो इस तरह से ही जो है से निकल गया। किसी घोल का पीएच 2 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या है, मान लिया ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो देखिए हम बताए हैं आपको कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, तो 10 को पावर माइनस पीएच। तो 10 को पावर, अब पीएच का मान देखिए जो दिए हुए है। चलिए आंसर आ गया। अब इसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पूछ रहा है, तो सबसे पहले ऐसे निकाल लीजिए, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। तो सबसे पहले पीओएच निकाल लीजिए, तो 14 माइनस पीएच। तो पीएच बराबर 2 है, तो 14 माइनस 2 बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। अब हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बराबर आएगा 10 को पावर माइनस पीओएच बराबर 10 को पावर क्या आ जाएगा, -12। तो चलिए ये आ गया। तो देखिए यह जो है से दोनों आगे हो गया। मान लिया कि आपसे कह दिया जाए कि पीओएच बराबर 8 है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बताइए और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए कि क्या होगा। आप आराम से बता दीजिए। हाइड्रोक्सिल आयन की पहले सांद्रता आइए, तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बराबर हम क्या बताए हैं कि 10 को पावर माइनस पीओएच। तो बता दीजिए 10 को पावर माइनस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो सबसे पहले जो है से पीएच और प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। तो पीएच बराबर निकाल दीजिए, तो 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस 8, 8 6 14, 6 आ गया। तो अब इसके बाद जो है से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में हम क्या बताए हैं, 10 को पावर माइनस पीएच कर दीजिए। तो 10 को पावर माइनस, और पीएच का मान अभी अभी निकाले हैं कि 6 होगा। तो इतना को पावर क्या आ गया, -6, 10 को पावर -6 आ गया। तो यह जो है से आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आएगा कि रक्त, तो रक्त का पीएच क्या होता है, कुछ पीएच याद रख लीजिएगा कि रक्त का पीएच जो है से 7.4। 7.4 का मतलब क्या आ गया कि क्षारीय होता है। क्योंकि 7 से ज्यादा है तो 7 से कम रहला को हम लिए होगा, तो 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। नींबू है तो नींबू में कौन अम्ल होता है, तो नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। तो साइट्रिक एसिड होता है तो इसका पीएच क्या होता है, तो 2.2 करके होता है। फिर इसके बाद जो है से सिरका है, सिरका, तो सिरका में कौन अम्ल होता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है तो ये 3.2 से लेकर के ऐसे कुछ होता है। नींबू का जो है सबसे कम है, तो इसको जो है से याद रखिएगा।